धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल के विषय में बोलने का समय दिया। मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हुआ हूं और मैं माननीय मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इस बिल के माध्यम से जो खनन क्षेत्र में अब से पहले जो कमियां महसूस की जा रही थी उनको दूर करने का माननीय मंत्री ने प्रयास किया है। खान एवं खनिज विकास और विनियम अधिनियम 1957 में समय समय से कई बार इसमें अधिनियम में संशोधन किए गए हैं, लेकिन यह संशोधन विशेष करके पिछले वर्ष जो इसी सरकार के माध्यम से संशोधन प्रस्तुत किया गया था उसी के आधार पर यह संशोधन आज प्रस्तावित है। पिछले संशोधन में उन प्रमुख बातों को अगर हम मद्देनजर रखें तो ध्यान में आएगा कि विवेकाधिकार का उल्लंघन करना उसका एक उद्देश्य था। खनिज संसाधनों को आवंटन में पारदर्शिता बढ़ाना उनका एक और उद्देश्य था। प्रक्रियाओं को सरलीकरण करना एक उद्देश्य था। प्रशासन में विलंब का उन्मूलन जिसे देश में खनिज संसाधनों के शीघ्र और अधिकतम विकास का समर्थन बनाना एक उद्देश्य था। देश में सरकार के लिए खनिज संसाधनों के मूल्य का बढ़ा हुआ भाग प्राप्त करना एक उद्देश्य था और निजी विनिधान एवं नवीनतम प्रौद्योगिकी को आकर्षित करना एक उद्देश्य था। इन उद्देश्यों में वर्तमान का जो संशोधन प्रस्तावित है वो दो बिंदुओं को छूता हुआ प्रतीत होता है। प्रक्रियाओं के सरलीकरण का इसका एक मुख्य उद्देश्य है कि जो खाने ऑक्शन के माध्यम से आवंटित नहीं की गई थी, पूर्व के प्रावधान में इनको हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं था, लेकिन आज इस संशोधन के माध्यम से सरकार ने यह प्रावधान रखा है कि कैपेटिव माइनिंग और जो ऑक्शन के माध्यम के अलावा जो माइंस अलॉटमेंट हुई है उनको भी अब इस संशोधन के माध्यम से हस्तांतरित करने का अधिकार मिल जाएगा। यह अधिकार मिलना इसलिए आवश्यक है कि कैपेटिव माइनिंग अपने आप में यह प्रदर्शित करता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जो मेक इन इंडिया का सपना है उसको अगर हम साकार करने में शीघ्रता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस तरह के माइनिंग एक्ट्स को जो हमारी यहाँ की इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल है उनके ट्रांसफर में जो हिंड्रेंसेस है उनको हमको दूर करना पड़ेगा। मैं आदरणीय मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के इस सपने को साकार करने में इस नियम में परिवर्तन कर उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अभी मेरे सम्मानित सदस्य यहाँ बता रहे थे कि लोहे का जो प्रोसेसिंग है, रॉ मटेरियल हमारे यहाँ से जाके चाइना में जाता है और प्रोसेस्ड होके वापस हमारे यहाँ आकर बिकता है, वो मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को अवरुद्ध करता है। इस प्रावधान के माध्यम से जो कैप्टिव माइनिंग है और उसके ऊपर आधारित जो इंडस्ट्रीज हैं, जब उनको रॉ मटेरियल की बाध्यता हो जाएगी और रॉ मटेरियल के माध्यम से वो अपना प्रोडक्ट को यहां बना पाएंगे, तो ऐसी परिस्थिति में जो मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है उसको हम सफलता से आगे बढ़ा पाएंगे। इसके साथ साथ ही निजी क्षेत्र का जो एफडीआई का और अन्य पूंजी का हम आकर्षण पैदा करना चाह रहे हैं उसको भी इसमें सहूलियत मिलेगी और निजी विनिधान और नवीनतम प्रौद्योगिकी को आकृष्ट करने का एक यह बहुत बड़ा आधार बनेगा। इसलिए मैं मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, ये जो प्रावधान रखा है इसमें सरकार का दूसरा कॉन्सेप्ट कि हमारे कामों को सरलीकरण करें हम,
इसकी और भी यह एक बहुत महत्वपूर्ण बढ़ाया हुआ कदम है। सरकार द्वारा कठिनाई को दूर करने के लिए नई कार्रवाई के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। कैप्टिव खाने यूजर्स परियोजना से संबंध है जिनके लिए अधिक निवेश की आवश्यकता है और परियोजनाएं रोजगार के अवसर प्रदान करती हैं। हम मूक दर्शक नहीं रह सकते और प्रक्रियात्मक स्पष्टता के अभाव में उद्योग को पीड़ित भी नहीं रहने दे सकते। इसलिए इन कदमों के आधार पर हमने यूजर्स परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस निर्णय पर पहुंचने से पूर्व, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया है, बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का यह प्रस्ताव था कि यह जो हिंड्रेंस है, इस हिंड्रेंस को दूर किया जाना चाहिए। सरकार ने सारी परिस्थितियों का अध्ययन कर किस तरह हम इस सुविधा को सरलता से उपलब्ध करा सके, इस बात को मद्देनजर रखकर और ये प्रावधान रखा है। इसलिए मेरा मानना है कि यह भी हमारी आर्थिक जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनके हितों को सेफगार्ड करेगी, साथ साथ में जो निवेश करने वाले लोग हैं उनको भी आकर्षित करेगी। यहाँ मुझसे पूर्व वक्ताओं ने कुछ इस तरह के विषय उठाए जिसमें कहा कि सरकार ने कॉर्पोरेट हाउसेस और बैंक्स की फैसिलिटीज को देखते हुए इस नियम का प्रावधान रखा है। इसमें कहीं पर भी मजदूरी करने वाले और गरीब तबके के लोगों का ध्यान नहीं रखा गया है। मैं आपके माध्यम से उन सांसदों तक ये बात पहुंचाना चाहूंगा कि ये जो अधिनियम में संशोधन है, इस संशोधन से कहीं पर भी उस गरीब तबके को या मजदूर वर्ग को हानि का कोई अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहा है। कोई उनको ऐसी नुकसान वाली स्थिति नहीं है। ये हम वर्तमान की जो हमारे नियम है उनको फैसिलिटेट करने के लिए इस तरह के प्रावधान रखे हैं। कहीं उनके हितों के ऊपर कुठाराघात नहीं है, इसलिए उसको उस दृष्टि से देखना मात्र यहाँ किसी न किसी कारण से प्रस्तावित प्रावधान को विरोध करने से ज्यादा अधिक मुझे उसमें और कुछ नजर नहीं आ रहा है। यह वाणिज्यिक निर्णय कंपनी की परिस्थितियों के समग्र मतों पर आधारित होता है और बैंक जो कि हमारे कस्टोडियंस हैं हमारी पब्लिक मनी के, उन कस्टोडियंस के हितों की भी हम इसके माध्यम से रक्षा कर रहे हैं। बैंक्स के अलावा जब कोई सिक यूनिट्स हो जाती है और दूसरे कोई उद्योगपति उन यूनिट्स को टेक ओवर करना चाहते हैं, अगर ये ट्रांसफर नहीं हो सकती तो वो लोग इसको अपने स्तर पर उसको ट्रांसफर करने में हिचकाएंगे और वो सिक यूनिट ही रह जाएगी। इसलिए इस संशोधन के माध्यम से हमने सिक यूनिट्स को प्रोत्साहित कर नए उद्यमियों तक उसके लाभ को पहुंचाना और नए उद्यमियों के विचार के अनुरूप, उनके सोर्सेज के अनुरूप इन चीजों में प्रोत्साहित कर और इस इंडस्ट्रीज को पुनः जागृत करने का एक इसमें ये प्रावधान है। निश्चित रूप से ये सारे विषय आने वाले समय में भारत जो खनिज दृष्टि से एक बहुत समृद्धशाली राष्ट्र है, इसके भविष्य को आर्थिक दृष्टि से दुनिया के सामने हम मजबूती से इसको खड़ा कर सके और आगे बढ़ सके। इसी के साथ मैं अपनी समर्थन प्रस्तुत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।